अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली बेंजीन। अपने पिछले लेक्चर में हम बेंजीन के बारे में ये देख चुके हैं कि बेंजीन का जो रिएक्शन ऑफ चॉइस है या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का जो रिएक्शन ऑफ चॉइस है दैट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स 5 किस्म के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, मोस्टली करते हैं। वो कौन से हैं? उनमें हैलोजिनेशन आता है, उनमें नाइट्रेशन आता है, सल्फोनेशन आता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। दीज आर 5 ट्रेडमार्क रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे जनरल मैकेनिज्म क्या है। जनरल मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि इन पांचों रिएक्शन में कौन से स्टेप्स जो हैं वो कॉमन है। उसके बाद हम इनमें से 3 रिएक्शन जिनका कैटलिस्ट एक ही है, एंड यू कैन गेस विच आर दीज 3 रिएक्शंस, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शन कौन कौन सी करता है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। आपने उसमें देखा कि हैलोजिनेशन में, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में ये वो 3 रिएक्शंस हैं जहां पर कैटलिस्ट सेम है, विच इज लिविस एसिड कैटलिस्ट, पर्टिकुलरली एनहाइड्रस AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड। FeCl3 FeBr3 भी हो सकते हैं, दे आर ऑल्सो लिविस एसिड्स। तो आज हम मैकेनिज्म पहले डिस्कस करेंगे जनरल, उसके बाद ये जो 3 रिएक्शंस हैं जिनका कॉमन कैटलिस्ट है AlCl3, यानी कि हैलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वो रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 रिएक्शंस रह जाती हैं, विच इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात और सबसे बुनियादी बात कि मैकेनिज्म पता कैसे चलता है। दुनिया में क्या तरीका है, केमिस्ट्री में क्या तरीका है जिससे आपको पता चले कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म पता चलता है कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को देख के। एक्सपेरिमेंटली हम कोई चीज देखते हैं, जैसे SN1 और SN2 में आपने देखा एक्सपेरिमेंटली कि कोई रिएक्शन ऐसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका ऑर्डर 1 है, और कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, और उस बेस पे आपने 2 मैकेनिज्म। तो एक्सपेरिमेंटली कोई चीज देखी जाती है, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनके बेसिस पर मैकेनिज्म को आप गेस कर सकते हैं कि मैकेनिज्म कैसा होता होगा। और उस एक बार जब आप मैकेनिज्म देखते हो, देन वो जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंटली चीजें देखी हैं, उनको वो मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना चाहिए। सो लेट अस सी व्हाट वर सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस विथ रेस्पेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। पहली चीज जो देखी गई वो ये है दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी कि वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन रिंग की तरफ या बेंजीन रिंग की तरफ बढ़ाएंगे और बेंजीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच करेंगे, दे इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि OH ग्रुप है, आपको पता होगा कि OH में या इन केस ऑफ एमाइंस, चाहे NH2 लिखे, NHR लिखे, NR2 लिखे, उनमें जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट से काफी स्ट्रॉन्ग होता है। दे और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ठीक है ना, और इनका माइनस आई भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ +M इफेक्ट ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग है, कार्बन चेन है, वहां की तरफ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिलोकलाइज करते हैं, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि फिनॉल की रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन से तेज होंगी, एनिलीन की रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन से काफी तेज होंगी। उसी को हमने बोला इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये होगी एक ऑब्जर्वेशन। और इसी के साथ रिलेटेड दूसरी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे मीजोमेरिक इफेक्ट से खींचें चाहे इंडक्टिव इफेक्ट से खींचें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दे डिक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें हेलोजेंस आते हैं, हेलोजेंस का +M है, -I है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट उनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से रेट को डिक्रीज करते हैं। नाइट्रो ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जो
माइनस टाइम इफेक्ट दिखाता है। साइनाइड ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप, जो माइनस टाइम इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई भी दिखाते हैं दोनों। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। यहां से जो कार्बन चेन होगा, चाहे वो बेंजीन चेन हो, बेंजीन रिंग हो, या एक एलिफेटिक चेन हो, जो भी यहां से चेन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचते हैं, प्रोवाइडेड दे आर इन कंजुगेशन, ठीक है, थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट्स के लिए कंजुगेशन भी जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन बहुत स्लो होंगी बेंजीन के मुकाबले में। इफ यू कंपेयर दीज थ्री थिंग्स, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया बेंजीन, और ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब आप इसका भी हैलोजिनेशन करना चाहते हैं, इसका भी हैलोजिनेशन करना चाहते हैं, इसका भी हैलोजिनेशन करना चाहते हैं। बेंजीन इज रेफरेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, इनकी रिएक्शन फास्टेस्ट होती है। ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे इसको एक और टॉपिक में डिस्कस करना है, विच इज एक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग एंड डायरेक्शनलिटी, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये जो एक ग्रुप यहां पे लगा है, ये एक तो एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को या डीएक्टिवेट करता है, और फिर जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो उसको चाहे ऑर्थोपैरा या फिर मेटा डायरेक्शन पे लगा देता है। दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को काफी तेज कर देता है। बेंजीन के मुकाबले में फिनॉल का नाइट्रेशन तेज होगा, बेंजीन के मुकाबले में फिनॉल का जो सल्फोनेशन है वो तेज होगा। इसी तरह नाइट्रोबेंजीन एक ऐसा ग्रुप है जहां की तरफ जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है उसको स्लो डाउन कर देता है। देयरफॉर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दे इंक्रीज द रेट ऑफ electrophilic aromatic substitution reactions, and electron withdrawing groups they decrease the rate of electrophilic aromatic substitution reactions. तो rate of reaction जो है, rate of electrophilic aromatic substitution reaction जो है, उसका ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। ये एक है। इससे क्या अंदाजा होगा? इससे ये अंदाजा होगा कि इंटरमीडिएट कैसा है। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता होगा, उस इंटरमीडिएट को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करता होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो आपने पढ़े हैं, उनमें से ऐसा कौन सा फैम्स रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो जिसको स्टेबलाइज करता है वो चीज जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, और डिस्टेबलाइज करती है वो चीज जो उससे इलेक्ट्रॉन ले, तो आप सबका आंसर होगा कार्बोकैटायन। तो एक अंदाजा इससे हमें यह हुआ दैट मे बी द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज ए कार्बोकैटायन। क्योंकि अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हुआ तो जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा, उसका बनना अगर आसान है वो कब होगा? जब ये स्टेबल होगा तो रिएक्शन तेज होगी। उसका बनना अगर मुश्किल होगा, क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लो होगी। तो जो यहां पर OH है, अगर यहां पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, उस पॉजिटिव चार्ज को OH स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन देकर, और NO2 उसी पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। देयरफॉर इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें यह अंदाजा हुआ दैट रिएक्शन इंटरमीडिएट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज उसको स्टेबलाइज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज उसको डिस्टेबलाइज करेगा। ये है। दूसरा कि चाहे आप C6H6 यूज करो, यानी कि बेंजीन, और बेंजीन में दूसरा जो है C6D6, ये डी क्या है? ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H11 जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, H12 जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूटेरियम, एंड H13 ट्राइशियम जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए दैट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा वीक होता है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड से। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, इसके अपने रीजन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं
कि इन दोनों में से किसका टूटना आसान है। तो जो वीक होगा उसका टूटना आसान है, जो स्ट्रांग होगा उसका टूटना मुश्किल है। टूटना आसान है का मतलब क्या है कि तेज होगा उसका टूटना आसान है, देयरफॉर तेजी के साथ टूटेगा, और अगर टूटना मुश्किल है तो थोड़ा स्लोली टूटेगा। तो हमने इसके साथ कंपैरिजन किया और ये देखने की कोशिश की क्या हाइड्रोजन का निकलना, क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपका बेंजीन जो है ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाएगा। ये हाइड्रोजन को निकलना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बनना है, H बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बाद कोई स्टेप है। समझ रहे हो बात को। देखो अगर C6H6 का रिएक्शन फास्ट हुआ इन कंपैरिजन टू C6D6, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, इसका मतलब है ये वाला बॉन्ड टूटना ये फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू इस वाले बॉन्ड के टूटने के। ये बॉन्ड का टूटना थोड़ा स्लो होगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है। लेकिन देखा गया कि जिस रेट से C6H6 रिएक्शन करता है एग्जैक्टली उसी रेट से C6D6 रिएक्शन करता है। इसका यह मतलब होता है प्यारे बच्चों मैकेनिज्म में कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, स्लो स्टेप में नहीं टूट रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बाद टूट रहा है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें जब एक्सपेरिमेंटली देखी गई उसके बाद एक जनरल मैकेनिज्म इस रिएक्शन का दिया गया, ठीक है ना। और वो जो जनरल मैकेनिज्म है वो इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इट आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई इट डज नॉट मैटर वेदर यू डू रिएक्शन विद C6H6 और C6D6, रिएक्शन सेम स्पीड पे जाएगी। ड्यूटेरियम लाने से, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों नहीं हुआ ये भी एक्सप्लेन कर देता है। तो पहले आप इसको नोट करें, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। These are experimental observations with respect to electrophilic aromatic substitution reactions. ये चीजें एक्चुअली देखी गई, इनसे कुछ अंदाजे हुए, हमें दो अंदाजे हुए कि इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन होगा और जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं होता होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप के बाद वाले स्टेप में होता होगा, ठीक है। नोट दिस डाउन एंड देन वी विल सी द जनरल मैकेनिज्म। चलो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो दो स्टेप का मैकेनिज्म दिया गया है, टू स्टेप मैकेनिज्म। ये हम जनरल मैकेनिज्म की बात करें। जब हम पर्टिकुलर नाइट्रेशन की बात करेंगे, पर्टिकुलर हेलोजिनेशन की बात करेंगे, तो वहां पे एक एडिशनल स्टेप होगा विच इज द जनरेशन ऑफ द एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद दो स्टेप्स कॉमन होंगे हर एक रिएक्शन में, चाहे आप FC रिएक्शन की बात करो, सल्फोनेशन की बात करो, चाहे आप हेलोजिनेशन की बात करो या नाइट्रेशन की बात करो। टू स्टेप मैकेनिज्म। पहला स्टेप क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इट्स एक्चुअली अटैक ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो आसान भाषा में समझाने के लिए ये वर्डिंग यूज की जाती है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग to form carbocation intermediate which is cyclohexa dienyl carbocation, which is more famously known as erinium ion. This is not aromatic. erinium ion जो है ये aromatic नहीं होता, but it is resonance stabilized, यानी कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव चार्ज होगा वो लोकलाइज नहीं होगा, वो डीलोकलाइज होगा, ठीक है। जब डीलोकलाइज होगा तो स्टेबल होगा, लेकिन उतना स्टेबल नहीं होता जितना एरोमेटिक स्टेबल होता है। एरोमेटिसिटी इज समथिंग दैट गिव्स पीक स्टेबिलिटी, जो बहुत स्टेबिलिटी देता है, जो
रेजोनेंस के मुकाबले में, नॉर्मल रेजोनेंस कंजुगेशन के मुकाबले में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देता है. सो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बट इट्स नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज इट्स नॉट एरोमेटिक. ठीक है, तो दूसरा स्टेप ऐसा होगा जहां पर वो एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाएगी. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, इन दिस स्टेप. ये देखो प्यारे बच्चों, अच्छे से देखना. ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन. ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइईन. और ये है हमारा बेंजीन. हर एक जगह पे कोई ना कोई हाइड्रोजन है, तो यहां पे भी हाइड्रोजन होगा. इसको हम दिखाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसी को रिप्लेस करने वाला है. तो ये आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल आया. इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ता है, इसीलिए हर एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म में आप देखोगे जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप, उसके बाद यही दो स्टेप जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे भी यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, नेगेटिव बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनता है. दैट्स आल्सो अ वे टू शो इट. बट सिंपली हम ये दिखाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है ना. ये इलेक्ट्रॉन किस किस का था? इस कार्बन का था और इस कार्बन का था. ठीक है, तो इन दो कार्बन में से किसी एक कार्बन के साथ, देखो हाइड्रोजन इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, किसी एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बनाएगा. फॉर एग्जांपल देखो, हमने हाइड्रोजन यहां दिखा है, तो यहीं पे हम इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे. इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इसके साथ, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए इस कार्बन के साथ जुड़ेगा. तो दिस कार्बन इज एट लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन का है. इनमें से ये कार्बन तो रिटेन कर रहा है, अभी भी इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन का जब बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है अपना. दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर होगा. इसका मतलब है दिस कार्बन इज एट लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. अब इमेजिन करो, इस बॉन्ड को उठाओ और यहां ले आओ, तो इसने इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया. जब लूज किया गया तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आएगा. आप इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ला सकते हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा. ठीक है ना, जैसे दो में से एक चॉइस. ओके, तो इसके साथ हम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देते हैं. अच्छे से देख, ये अपना पाई बॉन्ड, ये अपना पाई बॉन्ड. ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये पाई बॉन्ड नहीं रहा, ये यहां पर सिग्मा बॉन्ड की शक्ल में इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना रहा है. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल. बिकॉज दिस कार्बन इज एट अ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो क्या बनाइए, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइईनाइल कार्बोकैटायन. इसी को हम प्यारे बच्चों बोलते हैं एरिनियम आयन. क्या एरिनियम आयन साइक्लिक है? आंसर इज यस. क्या ये प्लेनर है? आंसर इज नो. देखो ये sp2 है, sp2 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 sp2, लेकिन ये कार्बन यहां पे क्या बना? sp3. जब ये प्लेनर ही नहीं रहा तो क्या नहीं होगा? तो एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक का एक कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होना चाहिए. तो प्लेनर नहीं रहा, एरोमेटिक नहीं रहा. सो दिस इज नॉन एरोमेटिक बट दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. आप देख सकते हो कि ये 5 एटम्स तो कंजुगेशन में है, तो यहां पर तो डेफिनेटली कंजुगेशन होगा. जैसे आप देख सकते हो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आएंगे तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर. अब ये डबल बॉन्ड बना, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये पॉजिटिव बनेगा. ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल अपना. इसी के साथ अगर आप इसको यहां से लाएंगे, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह, ये अब यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इसके बन रहे हैं. आप देख सकते हो कि एरिनियम आयन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. अगर आपसे कोई पूछेगा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो भी काफी आसान है. हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखो, ये sp3 है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल. बाकी जितने भी कार्बन है वहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो. ठीक है ना, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है, देखो ये पॉजिटिव है. ठीक है ना, यहां पर न्यूट्रल है, यहां पर न्यूट्रल है, तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा. ये वाला सेंटर न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, देयरफॉर न्यूट्रल ही रहेगा. ये वाला सेंटर, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव. इसी तरह यहां पर ये डेल्टा पॉजिटिव होगा. सो दिस इज योर डीलोकलाइजेशन. ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो 3 कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज है. ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 5 कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है. देयरफॉर एरिनियम आयन, ऑल्दो इट्स नॉट एरोमेटिक बट इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. तो यहां पे हमने पहला स्टेप देखा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ आपके बेंजीन को, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, जिसकी वजह से आपका जो है एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना,
जिसका नाम है साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइनाइल कार्बोकैटायन, लेकिन इसका जो ज्यादा फेमस नाम है दैट इज एरिनियम आयन। तो एरिनियम आयन जो है ये एरोमेटिक है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेनर नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद इसके में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 4 ही है तो देयरफॉर नहीं है। एंटी एरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि प्लेनर है। और उसके बाद लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइजर है। कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमने इसके 3 दिखाए और ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। ये था पहला स्टेप। अब आपको याद होगा ओजोनोलिसिस रिएक्शन में आप ओजोनाइड बनाते थे, बट ओजोनाइड इज नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट। आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या स्टेप करते थे? वर्कअप स्टेप, जिसको हम ऑक्सीडेटिव वर्कअप कर सकते हैं या रिडक्टिव वर्कअप। बिल्कुल यहां पे भी वैसे एक वर्कअप स्टेप है कि इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, और वो है आपका दूसरा स्टेप। और दूसरा स्टेप जो है काफी आसान है, दैट इज सिंपली डीप्रोटोनेशन। आप सबको पता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये फाइनली निकलने वाला है, तो ये हाइड्रोजन फाइनली निकलेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे छोड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज डीप्रोटोनेशन। इट विल गो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, लिविंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हियर ऑन द रिंग एंड देयरफॉर मेकिंग इट एरोमेटिक वंस अगेन। तो चलो देखते हैं क्या होता है। डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ये था आपका एरिनियम आयन इंटरमीडिएट है प्यारे बच्चों। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। रहना सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को, हाइड्रोजन को निकलना है, उसी को हम डीप्रोटोन बोलेंगे। तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आपके रिएक्शन मिक्सचर में होगा, वो अलग अलग जब हम मैकेनिज्म्स देखेंगे तो देखेंगे कौन सा कहां पे है। तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये बॉन्ड टूट गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी किसके पास हैं? ये कार्बन के पास, ये हाइड्रोजन के पास। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन रहा है, न्यूट्रल ही रहेगा। ये जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म। 2 स्टेप हर रिएक्शन में होंगे। पहला है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एंड सेकंड डीप्रोटोनेशन ऑफ दिस एरिनियम आयन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड विद अ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये क्लोरीन हो सकता है तो क्लोरीनेशन बोलेंगे, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है तो नाइट्रेशन बोलेंगे, सल्फोनाइल ग्रुप होगा तो सल्फोनेशन बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप होगा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप होगा तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म। अब हम 3 रिएक्शंस का जो है, पर्टिकुलरली 3 रिएक्शंस का, जिसमें हेलोजिनेशन आता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, उनका मैकेनिज्म देखेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं our first electrophilic aromatic substitution reaction mechanism which is halogenation। तो हम halogenation से शुरू करेंगे। halogenation reaction का ओवरव्यू पहले ही हम दे चुके हैं आपको कि halogenation reaction में बेंजीन रिएक्शन करता है या इसके डेरिवेटिव्स हेलोजन के साथ in presence of a Lewis acid which can be anhydrous AlCl3 AlBr3 or FeXCl3 FeBr3 resulting in the formation of halobenzene। हाइड्रोजन निकल जाएगा यहां से, यहां पर हेलोजन आ जाएगा एंड HX हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन सकता है। तो अब आप बोलेंगे आप सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो क्यों बोल रहे हो, फ्लोरो और आयोडो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि फ्लोरिनेशन देखो, जनरली जब हम देखते हैं हमारे हेलोजेंस का रिएक्शन का रेट, वो आप सबको पता है दैट फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, इसकी रिएक्शंस अनकंट्रोल्ड और एक्सप्लोसिव होते हैं। तो फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन की तो बात ही नहीं होगी। क्लोरिनेशन एंड ब्रोमीन दे आर द मोस्ट ऑप्टिमल and therefore mostly employed halogenation reactions। सबसे ज्यादा जो halogenation reactions होंगी वो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ही होंगी, ठीक है ना। आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम है? ये काफी स्लो है। एनहाइड्रस AlCl3 is not able actually to generate the I positive ion, जो आप अभी देखोगे कि Cl पॉजिटिव Br पॉजिटिव जो है, इसी तरह I पॉजिटिव भी जनरेट करना होता है। AlI3 is not actually able to generate that, ठीक है ना। तो कर सकते हैं, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन किया जा सकता है यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर्स लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, बट नॉट मोस्टली एम्प्लॉयड। व्हाट वी आर स्टडीइंग हियर इज व्हाट इज मोस्टली एम्प्लॉयड। जो सबसे ज्यादा रिएक्शंस की जाती हैं, जो रिएक्शन होती हैं, की जाती हैं, उन पे हमारा ध्यान है। और वो कौन सी रिएक्शंस है? वो है क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन एंड क्लोरिनेशन ऑफ फिनॉल एंड क्लोरिनेशन ऑफ फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड, ब्रोमिनेशन ऑफ दीज
रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। यानी कि हेलोजिनेशन में आप क्लोरिनेशन कर रहे हो और ब्रोमिनेशन कर रहे हो मोस्टली, समझ गए बात को। तो यह है एक जनरल ओवरव्यू। अब देखो पहला स्टेप जो होगा हर एक रिएक्शन में वो होगा जनरेशन ऑफ द एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल। Cl2 अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रिक एसिड आगे आप देखोगे नाइट्रेशन में वो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन यहां पर जो है इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है दैट इट कैन रिएक्ट विद बेंजीन रिंग, कि बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करे और एक एरोमेटिक सिस्टम को एक नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करे। तो पहला काम ये है कि इस वीक इलेक्ट्रोफाइल को, ऑलमोस्ट ए नॉन इलेक्ट्रोफाइल को कन्वर्ट करना है इनटू एन एक्टिवेटेड इनटू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन कर सकता हो। तो वो काम किसका है? वही काम है आपके कैटलिस्ट का, वो हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हो तो यहां पे आप पहले देखो, ये है आपका AlX3, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया AlCl3, Cl, Cl और Cl। आप सबको पता होगा दैट AlCl3 इज ए हाइपोवैलेंट स्पीशीज। ये एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है आपके एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में। देयरफॉर एल्युमिनियम जो है इट वांट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, ये एक ल्यूस एसिड है, ठीक है ना। अब अगर जब आप क्लोरीन को देखते हैं प्यारे बच्चों, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरीन मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके पास काफी सारे लोन पेयर्स हैं, तो ये जुड़ सकता है इस एल्युमिनियम के साथ, इसका ऑर्बिटल और ये खाली ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो देखो क्या बनेगा, AlCl Cl Cl, ये पहले से था, अब एक बॉन्ड बन गया इस क्लोरीन के साथ भी, जो खुद जुड़ा है एक और क्लोरीन के साथ। इसके तीनों लोन पेयर जो है वो अपनी जगह, लेकिन इसका जो एक लोन पेयर है उसने बॉन्ड बनाया इसके साथ, ये फिर इसके ऊपर अब 2 ही लोन पेयर रहेंगे और एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एल्युमिनियम ने बॉन्ड बनाया जबकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं था, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थे, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। अब ये जो क्लोरीन है इसको ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज क्लोरीन हो गया, दिस इज हाईली नेगेटिव नाउ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, नाउ दिस क्लोरीन कैन एक्चुअली रिएक्ट विद बेंजीन रिंग। लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ Al। देखो ये 3 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन और जुड़ा AlCl4, इस एल्युमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो AlCl4 नेगेटिव बना। और क्या बना, देखो 3 क्लोरीन इसके अपने, एक क्लोरीन ये न्यूट्रल हो जाएगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, इसके ऊपर अपने 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया Cl पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्लोरोनियम आयन। तो पहला स्टेप जो है वो यही है, इसको हम प्यारे बच्चों बोलते हैं जनरेशन ऑफ एक्टिवेटेड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जो इस केस में क्या होगा X पॉजिटिव, ठीक है। तो कैसे होगा ये, इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, AlCl3 प्लस Cl2 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, हमने देखा कैसे होता है ये सब, AlCl4, ये आसान भाषा में लिखें तो ऐसे ही आएगा, प्लस Cl पॉजिटिव। क्लोरिनेशन में ब्रोमिनेशन अगर देखना चाहो थोड़ा डिफरेंट कैटालिस्ट तो FeBr3 कर लो प्लस Br2 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ FeBr4 नेगेटिव प्लस Br पॉजिटिव। तो ये जो आपके हेलोनियम आयंस प्रोड्यूस हुए, these are strong electrophiles and they can now attack on the benzene ring resulting in the formation of aluminium carbocation, ठीक है ना। उसके बाद जो 2 स्टेप्स हैं वो उनका नाम मैं नहीं लिखूंगा फिर से, वो तो हम जनरल मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ स्टेप्स दिखाऊंगा कि क्या होगा, और वो स्टेप पहले ही आप जानते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका बेंजीन रिंग, ये रिएक्शन करेगा, आप क्लोरिनेशन करना चाहते हो Cl पॉजिटिव के साथ, ब्रोमिनेशन करना चाहते हो तो Br पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि आपको पहले से पता है, जनरल मैकेनिज्म हम देख चुके हैं।
यहां पर अब हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जरा बोलो ये स्टेबल है कि नहीं है? आंसर इज यस। क्यों है स्टेबल? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं? उसके बाद वर्कअप यानी कि आखिरी स्टेप वो क्या होगा? वो सब आपको पता है, दैट इज सिंपली डीप्रोटोनेशन। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यहां ले आएगा, ये बनेगा हेलोबेंजीन। अच्छा ये ई हम क्यों लिख रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल तो हमें पता है दैट इज Cl, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन बनेगा और जब ये यहां पे आ जाएगा और आपका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो डीप्रोटोनेशन वाला स्टेप हम दिखाते हैं। हमें पता है ये डीप्रोटोनेशन है, ठीक है ना। हमें पता है दिस इज अटैक ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन यहां पर हम सिर्फ स्टेप दिखा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो वो आप खुद लिखेंगे। ये हो गया H और इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम अच्छा अब वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या है? वो है AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव। अब देखो प्यारे बच्चों, सॉरी ये अभी एरिनियम आयन ही बना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां आएंगे? इधर आ गए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे, ये H पॉजिटिव बना, ये एक Cl नेगेटिव के साथ मिलेगा और HCl बनाएगा। तो जब Cl नेगेटिव को इसमें से निकालेंगे तो बाकी क्या बचा है? AlCl3। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्यों, ये है हमारे पास, ये अब पाई बॉन्ड बना, हाइड्रोजन निकल गया, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल रह गए और वो इलेक्ट्रोफाइल भी हमें पता है कौन सा है? क्लोरीन। तो क्लोरोबेंजीन बन गया। प्लस क्या बनेगा प्यारे बच्चों? AlCl3। क्यों ये जरूरी है बनना? क्योंकि ये कैटलिस्ट है, इट शुड बी रीजनरेटेड। अब ये नए X2 के साथ रिएक्शन करेगा X पॉजिटिव जनरेट करने के लिए, और ये होता रहेगा। इट विल कीप ऑन गेटिंग रीजनरेटेड इन द रिएक्शन, दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कैटलिस्ट। तो AlCl3 बन गया। और क्या बना प्यारे बच्चों? और अब यहां से क्या बचा? Cl नेगेटिव, यहां से क्या निकला? H। तो क्या हुआ? HCl। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ योर हेलोजिनेशन रिएक्शंस, जिसमें हम मोस्टली क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हेलोनियम आयन को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, ताकि वो रिएक्शन करे बेंजीन रिंग के साथ। उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं लीविस एसिड। लीविस एसिड के साथ जब ये हेलोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है, बेसिकली ये Cl-Cl बॉन्ड वीक हो जाता है उससे और टूट जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ Cl पॉजिटिव। उसका हमने एक मैकेनिज्म देखा। और आसान भाषा में लिखें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं AlCl3 प्लस Cl2 गिव्स AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। या ब्रोमिनेशन के लिए FeBr3 प्लस Br2, ये एक ब्रोमीन इसके साथ मिलेगा, Br नेगेटिव आप वो समझो, FeBr4 नेगेटिव बनेगा और Br पॉजिटिव जनरेट होगा। Br पॉजिटिव जो है या Cl पॉजिटिव जो है, ये आप रिएक्शन करेंगे बेंजीन रिंग के साथ और वो 2 स्टेप्स रिपीट होंगे जो आपने जनरल मैकेनिज्म में सीखा है, ठीक है ना। कौन कौन सा स्टेप? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक रिंग के ऊपर, या ऐसे बोल सकते हैं कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अटैक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, resulting in the formation of resonance stabilized areninium ion, and then the work of deprotonation step। deprotonation step के बाद आपका जो aromatic compound है, aromaticity है, वो retain हो जाएगा, regain हो जाएगा in fact, और आपका catalyst जो है वो भी regenerate हो जाएगा और एक additional molecule भी बनेगा which can be HCl and or HBr, and this HCl और HBr is also a very important chemical in the world। तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ये, बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन with desired products, ठीक है। Next we will see Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation। First let us start with Friedel-Crafts alkylation। उसका भी ओवरव्यू हम पहले ही देख चुके हैं कि एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन डेरिवेटिव भी हो सकता है, ये रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड के साथ, जिसमें जो कार्बन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक। आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल आपके पास ये है Cl, ये एक अल्काइल हैलाइड है सेकेंडरी। तो ये जो कार्बन है ये क्लोरीन के साथ जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की ज्यादा है, इसकी कम है, तो डेल्टा पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है कि तेज रिएक्शन करे बेंजीन के साथ। अच्छी खासी सिग्निफिकेंट रिएक्शन हो बेंजीन के साथ एक अच्छी स्पीड के साथ, ठीक है। तो वी वांट टू जनरेट द एक्टिवेटेड योर इलेक्ट्रोफाइल। वो क्या होगा? वो पूरा कार्बोकैटायन होगा, वो डेल्टा पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव वाला कार्बोकैटायन होगा, ठीक है ना। इट्स नॉट प्लस 0.2 और प्लस 0.06, हमें चाहिए +1, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, जो फिर अटैक कर सकता है बेंजीन रिंग के ऊपर और रिएक्शन कर सकता है एट ए सिग्निफिकेंट स्पीड, ठीक है। तो सेम थिंग्स आर रिपीटेड हियर।
एक आपने सीखा तो इसका मतलब 3 आपने सीखे। पहला स्टेप सारे वहीं से बोलेंगे, जनरेशन ऑफ एक्टिवेटेड यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। वो क्या होगा, आर पॉजिटिव कार्बोकैटायन होगा वो, ठीक है ना। देखो उसके लिए हम NH2Cl का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C2H5 Br, ठीक है, ये है। इसका हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, AlCl3 हमने यहां पे लिखा है, हम FeBr3 भी लिख सकते हैं, FeBr3 लिखा हमने। तो अभी जो मैकेनिज्म हमने देखा इन हेलोजिनेशन बिल्कुल उसी के हिसाब से FeBr4 बनेगा, FeBr4 नेगेटिव। अब वहां पे Br था तो Br पॉजिटिव बन रहा था, यहां पे RBr है तो R पॉजिटिव बनेगा। देखो ये आप समझ लो कि ऐसे निकल गया, ठीक है ना, समझ लो, सिर्फ ऐसे होता नहीं कि निकल गया, इसके साथ जुड़ गया तो ये बन गया FeBr4। ये क्या रह गया, C2H5 पॉजिटिव, तो आपको मिला C2H5 पॉजिटिव, इथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। फिर दूसरा स्टेप हम सबको पता है, जरा बोलो क्या है, दैट इज अटैक ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन ऑन द एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल। ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन C2H5 पॉजिटिव के साथ जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जो है ये इस पाई बॉन्ड के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस वक्त इधर रखेंगे हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड के साथ कार्बन ने बॉन्ड बना लिया और ये जो है इसके ऊपर आ जाएगा C2H5, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। आप इसके ऊपर C2H5 लेके इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे भी अपना हाइड्रोजन है, ठीक है, दैट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट। ये गया। अब यहां पर आपके पास हाइड्रोजन था, अब इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया और ये बन गया एरिनियम आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये आपको पता ही है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उसके बाद डीप्रोटोनेशन का स्टेप, फिर से वही सब, ये हमारे पास बन गया एरिनियम कार्बोकैटायन, ये इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ये इसके पास हाइड्रोजन है, ये किसके साथ अब रिएक्शन करेगा, FeBr4 नेगेटिव के साथ, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे छोड़ देगा, यहां पर एरोमेटिसिटी रिटेन होगी विद द थर्ड पाई बॉन्ड, ठीक है, सारे sp2 हो जाएंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल रह जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये क्या है, ये C2H5 है, तो C2H5 ही लिखना बेटर है क्योंकि अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल C2H5 इथाइल है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ पे C2H5 रह जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये पाई बॉन्ड रिटेन हो जाएगा, वापस आ जाएगा जैसे पहले वाले रिएक्टेंट में था, बेंजीन में था, और क्या बनेगा, FeBr3 रीजनरेट होगा और H प्लस और Br नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, HCl, ठीक है ना। हो गया मैकेनिज्म इसका। मैंने बोलना एक अगर आपने सीखा बाकी आपको बहुत ही आसानी के साथ आ जाएंगे। पहला आपने सीखा, दूसरा आपने देखा, बिल्कुल वैसे ही है। दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछा जाता है कि आपका बेंजीन का रिएक्शन प्रोपाइल एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना, एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रोपाइल बेंजीन बनेगा, एन प्रोपाइल बेंजीन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ सम रीअरेंजमेंट्स वहां पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, वो हम देखेंगे जरूर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी विल सी इट। फिलहाल आप इसको देखो, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने हेलोजिनेशन देखा था, सिर्फ वहां पे ये फर्क है, वहां पर Br था तो Br जुड़ जाता था इसके साथ, यहाँ पे C2H5 Br है तो C2H5 जुड़ गया इसके साथ। वहां पर हेलोनियम कार्बोकैटायन, हेलोनियम इज नॉट कार्बोकैटायन, इट्स जस्ट अ कैटायन, हेलोनियम कैटायन था जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर आपका अल्काइल कार्बोकैटायन आपका इलेक्ट्रोफाइल है, बस इतना सा फर्क है। वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फर्स्ट। देखो प्यारे बच्चों, अगर उसने एक ऐसी रिएक्शन दी जहां पे उसने बेंजीन रखा, सामने उसके रखा CH3 CH2
CH2Cl और आगे एरो पे दिया एनहाइड्रस AlCl3। तो जैसे आपने रिएक्शन देखा, आपने देखा बेंजीन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और है भी वही। तो आप प्रोडक्ट लिखना ये चाहोगे, यू विल बी टेम्प्टेड टू राइट दिस प्रोडक्ट कि ये ऐसे हो जाएगा और किसी भी एक जगह पे ये वाला कार्बन जो है, ये क्योंकि यहां से क्लोरीन निकला, ये कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये कार्बन जो है ये जुड़ेगा आपके बेंजीन रिंग के साथ CH2 CH2 CH3, बट दैट्स नॉट योर मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? चलो देखते हैं। देखो, आप सबको पता है कि जब CH3 CH2 CH2 Cl रिएक्शन करेगा AlCl3 के साथ, तो आपका बनेगा AlCl4 नेगेटिव बना, और क्या बनेगा? CH3 CH2, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन। और ऑर्गेनिक में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जैसे ही आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, यू हैव टू लुक फॉर द रीअरेंजमेंट। जैसे ही कार्बोकैटायन बना, जैसे SN1 रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना, लुक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट रीअरेंजमेंट का। कि अगर प्राइमरी बना है तो कहीं सेकेंडरी तो नहीं बन सकता, कहीं टर्शियरी तो नहीं बन सकता, और इस केस में ये सेकेंडरी बन सकता है बाय सिंपली 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा, उसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। वो हमें नहीं पढ़ना है सब, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है वो नहीं पढ़ना है, लेकिन होता है ये जरूर पढ़ना है। तो उसमें होता है क्या, ये हाइड्रोजन जो है ये यहां से इधर आ जाएगा CH3, ठीक है, इसने इसको ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, CH रह जाएगा, ये खुद बनेगा CH3, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को यहां से लूज किया है अपने इलेक्ट्रॉन्स के समेत, तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन which is more stable than the primary carbocation, and therefore this is what is actually present in major amount in the reaction mixture. तो पहले बना तो ये, लेकिन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये बनेगा, और जब ये बनेगा वो रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ, ठीक है ना। तो आप सबको पता है, अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही बेंजीन रिंग के साथ जुड़ता है, CH3 CH3, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, ठीक है। इसी तरह आपको डिफरेंट अगर आपको अल्काइल हैलाइड दे रहा है तो आपको उसमें पॉसिबल रीअरेंजमेंट जरूर देखना है, ठीक है ना। मोस्टली सेकेंडरी और टर्शियरी ये रिएक्शन करता है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट ही नहीं होता। ये जो हम दिखाते हैं ना कि प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होता है, दिस इज डिफिकल्ट टू जनरेट बिकॉज इट्स नॉट सो स्टेबल दैट इट कैन बी जनरेटेड। तो मोस्टली जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं ये सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ ही ज्यादा जो है कामयाब रिएक्शंस है, ठीक है। So this is the mechanism of the reaction of N-propyl chloride with benzene resulting in the formation of not N-propyl benzene but isopropyl benzene, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखेंगे, याद रखेंगे आप। अब हम फाइनली देखेंगे the mechanism of Friedel-Crafts acylation reaction। आपने जो जनरल लेक्चर लिया होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, उसमें आपने एसाइलेशन देखा होगा। एसाइलेशन रिएक्शन क्या रिएक्शन है, तो चलो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, कि आपका बेंजीन रिंग है, इसको आप रिएक्शन करा रहे हैं एसाइल हैलाइड के साथ, विच इज मोस्टली एसाइल क्लोराइड, in presence of anhydrous AlCl3, which is Lewis acid, resulting in the formation of acyl benzene. Plus H. ये है ओवरव्यू। मैकेनिज्म देखेंगे, मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें मैकेनिज्म टीचर से देखने की जरूरत है। अब नाउ यू शुड बी गुड एनफ to think what the mechanism of this reaction would be। वही है जो आप सोच रहे हो। पहला स्टेप, जनरेशन ऑफ एक्टिवेटेड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं।
वो कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल, देखो ये डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं है, क्लोरीन के साथ भी जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करे, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। Cl प्लस AlCl3, आप सबको पता है ये और ये पहले जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, ये क्लोरीन इसके साथ ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल, प्लस क्या बनेगा AlCl4 नेगेटिव। ये तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं। बाकी दूसरा स्टेप क्या होगा, एसाइलियम का अटैक बेंजीन के ऊपर, बेंजीन का अटैक एसाइलियम के ऊपर ना, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटना तो खरबूजे को ही है यानी कि बॉन्ड तो बनना है इस कार्बन का बेंजीन रिंग की कार्बन के साथ, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय द वे। इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, वो इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना, दैट्स आल्सो अ पॉसिबिलिटी एंड दैट विल बी मोर स्टेबल। व्हाई, बिकॉज उसमें जो इस कार्बन का है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड एक्स्ट्रा होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। रेजोनेंस की बातें अलग, हम रेजोनेंस नहीं पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, बाय द वे मैंने बता दिया। ये RCO हो गया, क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड इसके साथ, ठीक है, और यहां पे हाइड्रोजन रख लेते हैं, ये हाइड्रोजन और ये बॉन्ड बन गया किसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ, और क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ R, ये CH3C2H5 हो सकता है, ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आप इसके बनाओगे, इसको बनाने हैं वो आगे, ठीक है ना, एग्जाम में, और डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव और डिलोकलाइजेशन वो सारा दिखाना है। ओके, तीसरा स्टेप क्या होगा, वर्कअप स्टेप, उसमें क्या होगा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन कौन करेगा, AlCl4 नेगेटिव, आपका कैटलिस्ट रिजनरेट होगा, HCl बनेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया आपका बेंजीन, सॉरी एरिनियम, इस वक्त हमने एसाइल ही लिखना है, यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये क्या था भाई पॉजिटिव, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा AlCl4 नेगेटिव के साथ, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये इधर आ जाएगा, AlCl3 वापस जनरेट होगा, HCl इसका हाइड्रोजन और इसका Cl नेगेटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl, और हमारा असली प्रोडक्ट जो हमें चाहिए CO एक कीटोन बना, ठीक है ना। So this is your acylated benzene. This is Friedel-Crafts acylation reaction and the mechanism of the Friedel-Crafts acylation reaction. तो आज के लेक्चर में हमने जनरल मैकेनिज्म देखा, हमने देखा 2 स्टेप्स जनरल मैकेनिज्म में, 2 स्टेप्स हर एक रिएक्शन में होंगे और सेम होंगे, एक जैसे होंगे। वो क्या होगा, दैट इज अटैक ऑफ दिस, एंड बाय द वे दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप एंड दिस स्टेप इज अ फास्ट स्टेप, ठीक है ना। इसमें आप एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जा रहे हैं तो ये स्लो होगा, यहाँ से नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक जा रहे हैं ये फास्ट होगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड टूट रहा है जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन ये स्लो होगा। जिसकी देखो स्लो स्टेप में आपने देखा कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटा, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे ड्यूटेरियम भी होता तो रिएक्शन सेम स्पीड पे जाती, क्योंकि वो जो बॉन्ड टूट रहा है वो स्टेप एनीवेज फास्ट ही है, एंड फास्ट स्टेप इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। तो हमने बोला 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में एक एरिनियम कार्बोकैटायन बनेगा, वो इसलिए बनेगा क्योंकि आपका जो बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम कार्बोकैटायन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और दूसरे स्टेप में जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा जिसको हम डीप्रोटोनेशन बोलेंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एरोमेटिक फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं उन पर्टिकुलर रिएक्शंस में आपका अलग अलग एक्टिवेटेड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है,
जैसे कि हेलोजिनेशन में हेलोनियम Cl पॉजिटिव Br पॉजिटिव, अल्काइलेशन में कार्बोकैटाइन, ठीक है ना, अल्काइल कार्बोकैटाइन विच इज CH3 पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, या कोई भी कार्बोकैटाइन हो सकता है अल्काइल। और आपके एसाइलेशन में एसाइलियम कार्बोकैटाइन या एसाइलियम कैटाइन, ठीक है ना। तो ये आपको जनरेट करना है। यही डिफरेंस है तीन रिएक्शंस में। Our next lecture we will be discussing the nitration of benzene and sulfonation of benzene, the mechanisms of those reactions। ओवरव्यू तो हम देख चुके हैं। Thank you for watching today। अल्लाह हाफिज़।